तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप सबको मेरा प्रणाम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे मेरे प्यारे भाइयों बहनों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी मस्त होंगे, लाजवाब होंगे और ज़बरदस्त होंगे और आपकी तैयारी बड़ी लाजवाब तरीके से चल रही होगी। तो आपकी तैयारी को और बेहतर से बेहतर बनाने के लिए आपका प्यारा भाई, आपका प्यारा सा यूट्यूब चैनल ऑक्सफोर्ड ऑनलाइन क्लासेस में आ गया है, ठीक ना। तो आइए मेरे प्यारे भाई बहन, आज हम लोग यूनिट 2 मौर्य काल से गुप्त काल तक का राजनीतिक एवं आर्थिक इतिहास से संबंधित जितने भी बोर्ड एग्जाम में पूछे गए ऑब्जेक्टिव हैं उनको पढ़ते हैं और आज जो आ सकता है उनको पढ़ते हैं, ठीक ना। पॉसिबल ऑब्जेक्टिव चलते हैं, ध्यान से देखिए एक एक ऑब्जेक्टिव को, उसके बाद फिर हम लोग सब्जेक्टिव भी करेंगे। आइए, कहता है क्षेमेंद्र की रचना कौन सी है। तो क्षेमेंद्र ने कौन सा रचना लिखा था, तो याद रखना यह लिखा था विरिहत कथा मंजरी। कौन लिखा था? विरिहत, यानी कि क्षेमेंद्र ने की रचना का नाम क्या है? विरिहत कथा मंजरी, ठीक ना। आइए मेरे भाई अगला, इंडिका किसकी रचना है। तो आपको हम पढ़ाए थे इंडिका जो है वह मेगास्थनीज की रचना है। इंडिका किसकी रचना है? मेगास्थनीज का। हम आपको बताए थे इसमें क्या लिखा गया चंद्रगुप्त मौर्य के इतिहास के बारे में बताया गया है। चंद्रगुप्त मौर्य यानी कि मौर्य वंश के इतिहास के बारे में बताया गया। किसके बारे में तो मौर्य वंश के इतिहास। किस वंश के बारे में? तो मौर्य वंश के इतिहास के बारे में बताया गया है इंडिका में, ठीक ना। आइए, किस गुप्त शासक को लिच्छवी दोहित्र, यानी कि लिच्छवी दोहित्र, लिच्छवी का नाती, ठीक ना, किसको कहा गया है? तो लिच्छवी दोहित्र कहा गया है समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त को, ठीक ना। इसको भारत का नेपोलियन भी कहा गया है। भारत का नेपोलियन भी किसको कहा गया है? भारत का नेपोलियन भी समुद्रगुप्त को कहा गया है, ठीक ना। अच्छा, इसको धरनी बंद भी कहा गया है। क्या कहा गया है? धरनी बंद भी कहा गया, धरनी बंद भी कहा गया है, ठीक ना। अच्छा, यह भी कहा जाता था कि यह जनक समुद्रगुप्त का 3 समुद्र का पानी पीता था। समुद्रगुप्त का 3 समुद्र का पानी पीता था, ठीक ना। इतना बड़ा साम्राज्य था इसका, 3 समुद्र का पानी यह पीता था इसका घोड़ा, ठीक ना। इस तरह से इतना बड़ा इसका साम्राज्य था। तो किस गुप्त शासक को लिच्छवी दोहित्र के नाम से जाना जाता है? तो समुद्रगुप्त को लिच्छवी दोहित्र के नाम से जाना जाता है। आइए, कहता है गुप्त काल में हस्ती सेना का प्रधान को क्या कहते थे। तो हस्ती सेना जो होता था, हस्त सेना को प्रधान को कहा जाता था महापीलुपति। क्या कहा जाता था? महापीलुपति हस्ती सेना के प्रधान को कहा जाता था, ठीक ना। कहता निम्न में से महिला संत थी। कौन इसमें से महिला संत थी? मीरा भी थी, अंडाल भी थी, कराइकल भी थी, सभी महिला संत ही थी। इसका मतलब क्या हो जाएगा? इनमें से सभी महिला संत थी। कहता धम्म की शुरुआत किसने किया था, ठीक ना। तो हम आपको बताए थे मौर्य वंश के शासक सम्राट अशोक ने धम्म की शुरुआत किया था, ठीक ना। सम्राट अशोक ने धम्म की शुरुआत किया था, ठीक ना। आइए, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य इसका क्या हो गया? सम्राट अशोक के दादाजी हो गए, ठीक ना, इस तरह से। और इसके पिताजी कौन थे तो आप लोग बताइएगा बिंदुसार। आओ, कहता समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से की जाती है। पीछे बताए थे समुद्रगुप्त की तुलना नेपोलियन से की जाती है। समुद्रगुप्त की तुलना नेपोलियन से की जाती है। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। कहता चंद्रगुप्त की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु श्रवणबेलगोला में हुआ था। ये कहाँ पड़ता कर्नाटक में। और ये कहाँ पड़ता कर्नाटक में। और किस विधि से संलेखन विधि से, जैन धर्म के संलेखना या संलेखन विधि से, यानी कि भूख त्याग करके इनका क्या हो गया था किया, और ये जैन धर्म के हिसाब से इनका ये मौत हुआ था। अगला, चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म को मानने वाला था? चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म को मानने वाला था। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म को मानने वाला था। आइए, कहता मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था?
तो मौर्य वंश का अंतिम राजा का नाम वृहद्रथ था। मौर्य वंश का अंतिम राजा का नाम वृहद्रथ था। मौर्यकालीन जो टकसाल का प्रधान कौन था, ठीक ना, वित्त मंत्री, रुपये पैसे, तो वह भाई टकसाल का अध्यक्ष कौन था नु, तो उसको कहलाता, तो वह कहलाता था पान्याध्यक्ष। क्या कहलाता था नु, पान्याध्यक्ष। क्या कहलाते थे, पान्याध्यक्ष कहलाता था टकसाल के। मौर्य वंश की राजधानी कहाँ थी, मौर्य वंशों की राजधानी पाटलिपुत्र थी। मौर्य वंश की राजधानी कहाँ थी, मौर्य वंशों की राजधानी पाटलिपुत्र थी। मौर्यकालीन कलिंग राज्य कहाँ स्थित था, मौर्यकालीन कलिंग राज्य, ये हम बताए थे, कलिंग राज्य कहाँ था, उड़ीसा में था। सम्राट अशोक ने जहाँ पर क्या क्या था, 261 बीसी में, 261 बीसी में क्या, और 200 देखिए बताइएगा नो, ठीक ना। तो आप इसका क्या किया गया था, आक्रमण किया गया था कब, तो आप बताओ जल्दी से, ठीक ना। और इसमें लगभग 261 बीसी में हुआ था नो, और कहा जाता है लगभग इसमें लगभग 2.5 लाख आम लोगों का मृत्यु हुआ था इस युद्ध में, ठीक ना। चलिए, तो सम्राट अशोक के द्वारा आओ, कहता मौर्य प्रशासन में समाहर्ता, जो समाहर्ता टैक्स कलेक्शन करने का, ये कौन था ये, तो समाहर्ता किसको कहा जाता था, समाहर्ता क्या करते थे, राजकीय कर संग्रह का टैक्स वसूलता था, ये टैक्स वसूलने का कार्य करता था। मौर्य काल में ब्राह्यदेव क्या था, तो मौर्य काल में ब्राह्यदेव क्या था, ये भूमिदान था, ब्रह्मदेव यानी भूमिदान था। क्या था नु, ये भूमिदान था। अशोक का व्यक्तिगत धर्म क्या था, अशोक का पर्सनल धर्म का नाम क्या था, तो अशोक का पर्सनल धर्म वह बौद्ध धर्म अपना लिए थे, ठीक ना। शुरुआत में अशोक क्या थे नु, वह ब्राह्मण थे, बाद में उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिए थे। आइए, अशोक ने महेंद्र, अपने संतान महेंद्र और अपनी पुत्री संघमित्रा को धर्म प्रचार के लिए किस देश में भेजा, ठीक ना। तो ये कहाँ भेजा था नु, यह भेजा था नु श्रीलंका में। कहाँ भेजा था नु, श्रीलंका में भेजा गया था। यह सिहली द्वीप श्रीलंका भेजा गया था अपने संतान को। अशोक किस वंश का शासक था, तो सम्राट अशोक मौर्य वंश के शासक था। सम्राट अशोक किस वंश के थे, मौर्य वंश के थे, ठीक ना। कहता अशोक कौन से बौद्ध भिक्षुक के प्रभाव से, किस बौद्ध भिक्षुक के प्रभाव से आकर, ठीक ना, बौद्ध धर्म को समर्थक बन गया, तो किसका था ननु, तो याद रखना ननु, उसका नाम था उपगुप्त। कौन था ननु, उसका नाम था ननु उपगुप्त के प्रभाव में आकर के, ठीक ना। तो चलिए, तो इसका मतलब ये हो गया सम्राट अशोक के गुरु भी हो गए उपगुप्त। राजगिरी की नगरवधु, राजगिरी के नगरवधु का नाम क्या था, तो राजगिरी का नगरवधु का जो नाम था वह था नु शालवती। शालवती यानी कि राजगिरी के नगरवधु का नाम था शालवती। कहता किसने लिखा, वास्तविक सुकर्म वह है जिससे प्रजा सुखी तथा प्रसन्न हो। उसी को वास्तविक सुकर्म वह है जिससे प्रजा क्या हो, कि सुखी व प्रसन्न हो। तो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई बहन, याद रखेगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा। ये सिंपल सा चीज़ें हैं। ये कहा था किसने, कौटिल्य ने, विष्णुगुप्त ने कहा था, ठीक ना। कौटिल्य विष्णुगुप्त ने इस बात को कहा था। अगला कहता चंद्रगुप्त मौर्य के काल में कलिंग की राजधानी कहाँ थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य जब मगध के गद्दी पर बैठा था उस समय कलिंग यानी उड़ीसा की राजधानी कहाँ थी, तो याद रखना यह थी तोशाली। कहाँ थी नु, तोशाली थी। उड़ीसा की राजधानी, कलिंग की राजधानी तोशाली थी। अगला, आर्यभट्ट कहाँ का वासी था। आर्यभट्ट मूल रूप से कहाँ का वासी था, याद रखना आर्यभट्ट मूल रूप से पटना के वासी थे, ठीक ना। आर्यभट्ट पटना के थे। अगला, द्वितीय नगरीकरण के नगरों को क्या कहा जाता है। द्वितीय नगरीकरण के नगरों को क्या कहा जाता है, तो मेरे प्यारे भाई बहन याद रखना यह आपका क्या हो जाएगा, लौहयुगीन नगर, क्योंकि लोहा का खोज हो गया था नु वैदिक काल में, और उसके बाद यही था। उसके बाद महाजनपद काल में दोबारा शहर बनना स्टार्ट हुआ था। कहता भारत का प्राचीनतम ज्ञात अभिलेख कौन सा है,
तो भारत का प्राचीनतम ज्ञात अभिलेख कौन सा है? तो याद रखेगा मेरे प्यारे भाई बहन, वह है कौन सा? वोगजाकोई। कौन सा नन्नू? भारत का प्राचीनतम अभिलेख निम्नलिखित में से कौन सा है? वोगजाकोई का अभिलेख, वोगजाकोई का अभिलेख। कहता मेगास्थनीज किस यूनानी शासक के राजदूत के रूप में पाटलिपुत्र आया था? किस यूनानी शासक? और हम बोले थे सेल्यूकस निकेटर। किसका था नन्नू? तो याद रखिएगा मेरे प्यारे भाई बहन, वह किसका था? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत। ठीक ना। अगला, कलिंग युद्ध का वर्णन किस अभिलेख में किया गया है? तो याद रखिएगा कलिंग युद्ध का अभिलेख सम्राट अशोक ने जो 14 शिलालेख लिखवाए थे, या 14 शिलालेख, उनमें से कलिंग युद्ध के बारे में वह जब चर्चा करते हैं तो कलिंग युद्ध के बारे में वह बताते हैं किसमें नन्नू? कि 13वें अभिलेख में बताता है कि हमने उन्होंने कलिंग युद्ध किया और भारी रक्तचाप हुआ था उसमें। ठीक ना, 13वें शिलालेख में बताते हैं। कहता चीनी यात्री फाहियान किस शासक के काल में भारत आया था? चीनी यात्री फाहियान किस शासक के काल में भारत आया था? तो मेरे प्यारे भाई बहन याद रखेगा नन्नू, चंद्रगुप्त, क्या कहता नन्नू? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासन काल में आया था वह भारत, या चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में क्या हुआ था? वह आया था, फाहियान भारत आया था। ठीक ना, याद रखना मेरे प्यारे भाई बहन। अगला चलते हैं। कहता मेगास्थनीज किस भारतीय शासक के दरबार में आया था? तो मेगास्थनीज किस भारतीय शासक के दरबार में आया था? तो मेगास्थनीज किसके शासक के दरबार में आया था? तो मेगास्थनीज आया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। मेगास्थनीज किसके दरबार में? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। किस अभिलेख में सती प्रथा का उल्लेख मिलता है? तो किस अभिलेख में सती प्रथा का उल्लेख मिलता है? तो याद रखेगा एरन अभिलेख। तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा एरन अभिलेख वर्तमान में किस राज्य में है, ये बताओ वर्तमान में किस राज्य में है, तब हम समझ जाएंगे कि आप लोग वीडियो ध्यान से देख रहे हैं, पूरा देख रहे हैं। एरन अभिलेख किस राज्य में है, जल्दी से। कहता वानभट्ट की रचना कादम्बरी में किस शासन काल का वर्णन है? तो देखना न, वानभट्ट किसके दरबार में रहता था? हर्षवर्धन के दरबार में रहता, तो उसी के बारे में लिखा होगा। तो क्या हो जाएगा? हर्षवर्धन हो जाएगा। क्या हो जाएगा नन्नू? हर्षवर्धन हो जाएगा। ठीक ना। आइए अगला। कहता गुप्त संवत कब और किसके द्वारा शुरू किया गया? कहता गुप्त संवत कब और किसके द्वारा शुरू किया गया था? जो गुप्त संवत है, विक्रम संवत, ठीक ना, और शक संवत जो होता है, उसी प्रकार से गुप्त संवत कब और किसके द्वारा शुरू किया गया था? याद रखेगा मेरे प्यारे भाई बहन, वह किया गया था चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा। किसके द्वारा? गुप्त संवत कैलेंडर जारी किया गया था, यानी कि चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा 319 ईस्वी में। ठीक ना। आइए। कहता पंचतंत्र, बहुत इंपॉर्टेंट है। पंचतंत्र की रचना किसने किया था? पंचतंत्र लिखने वाला था विष्णु शर्मा। पंचतंत्र किसकी रचना है? तो पंचतंत्र विष्णु शर्मा की रचना है। अगला, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो पाल वंश के शासक कुमार गुप्त है। कुमगुप्त देखो तो कौन था? गुप्त, तो कुमार गुप्त था। आइए। भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल कहलाता है? तो भारतीय इतिहास का कौन सा काल, यानी कि भारतीय इतिहास का कौन सा काल हिंदुओं के लिए स्वर्ण काल कहलाता है? तो वह था कौन सा? गुप्त काल। कौन था नन्नू? गुप्त काल को स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। गुप्त काल को स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। अगला, अर्थशास्त्र में कितने प्रकार के विवाहों की चर्चा है? अर्थशास्त्र में कितने प्रकार के विवाहों की चर्चा है? तो याद रखना 8 प्रकार के। ये अर्थशास्त्र किसका है? कौटिल्य का। किसका नन्नू? इसमें कितने प्रकार के विवाह का चर्चा है, ठीक ना। तो 8 प्रकार का। कहता अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी? तो अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी? तो मेरे प्यारे भाई बहन याद रखेगा, यह हुआ था 3री शताब्दी ईसा पूर्व। 3री शताब्दी ईसा पूर्व में अर्थशास्त्र की रचना हुई थी। अगला, नालंदा विश्वविद्यालय के छात्र थे। तो नालंदा विश्वविद्यालय के छात्र कौन थे नन्नू? तो नालंदा विश्वविद्यालय के छात्रों का नाम था ह्वेन सॉन्ग। कौन था नन्नू? यात्रियों का राजकुमार कहलाता। ये क्या कहलाता नन्नू? यात्रियों का राजकुमार ना, यात्रियों का राजकुमार। अगला, किस गुप्त शासक को उसके सिक्कों पर
बिना बजाते हुए दिखाया गया है। तो याद रखना समुद्रगुप्त को, किसको दिखाया गया नैनो, तो समुद्रगुप्त को दिखाया गया है। तो बिना बजाते हुए किसको दिखाया गया नैनो, तो समुद्रगुप्त को दिखाया गया है, ठीक ना। कहता उत्तरी पश्चिमी भारत से प्राप्त अशोक के अभिलेखों में लिपि का प्रयोग किया गया है। तो किस लिपि का प्रयोग किया गया है, तो खरोष्ठी लिपि। कैसा लिपि है, खरोष्ठी लिपि, ठीक ना। अशोक के कुल कितने अभिलेख अभी तक प्राप्त हुए हैं, अशोक के कितना अभिलेख अभी तक में प्राप्त हुआ है, लगभग तो कितना नन्नू, तो याद रखेगा नन्नू, यह आपका क्या हो जाएगा, यानी कि 44 अभिलेख आपको प्राप्त हुआ है, ठीक ना। 44 अभिलेख प्राप्त हो गया है सम्राट अशोक का। कहता अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म कहाँ प्रचलित नहीं हुआ। तो यानी कि अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म कहाँ प्रचलित नहीं हुआ था, तो कहाँ पर अशोक द्वारा प्रचारित नहीं हो सका था। तो याद रखेगा मेरे प्यारे भाई बहन, यह क्या था नू, तो ब्रिटेन था। कहाँ नहीं पहुँच पाया था, ब्रिटेन, बाकी हर जगह पर पहुँचा दिया था। अगला, जीवक ने वैद्य की शिक्षा कहाँ से पाई थी। जीवक ने वैद्य की शिक्षा कहाँ से पाया था, वैद्य वाला तक्षशिला से। कहाँ पाया था मेरे प्यारे भाई बहन, जीवक एक वैद्य थे, तो ये कहाँ शिक्षा पाया था, तक्षशिला, जो वर्तमान में कहाँ पड़ता नो, पाकिस्तान में, वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता तक्षशिला, ठीक ना। जीवक कहाँ का रहने वाला था, जीवक कहाँ का रहने वाला था, जीवक राजगिरी का रहने वाला था, ठीक ना। जीवक कहाँ का था ना, राजगिरी का रहने वाला था। अगला, जीवक की ख्याति किस रूप में थी, जीवक की ख्याति एक वैद्य के रूप में था। जीवक की ख्याति एक वैद्य के रूप में था। जीवक की ख्याति किसके रूप में था, एक वैद्य के रूप में था। अंगराज्य आधुनिक बिहार के किस जिले में अवस्थित था। अंगराज्य आधुनिक बिहार के किस जिले में अवस्थित था। अंग हम लोग कहेंगे भागलपुर और मुंगेर जिले में अवस्थित, भागलपुर और मुंगेर मिला करके अंग प्रदेश कहलाता था, ठीक ना। आइए नो अगला, कहता बिंबिसार का संबंध किस वंश से। तो हम बोले थे ट्रिक के साथ, हसीन मौसुक साकुगुपु, ठीक ना। ये ट्रिक बताया था। हर्यक वंश, सुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश। तो हर्यक वंश का कौन था ननु, तो बिंबिसार, हर्यक वंश का था बिंबिसार। अगला, जरासंध का संबंध किस वंश से था। तो याद रखना जरासंध का संबंध वृद्धृत वंश से था। किससे था, वृद्धृत वंश से था जरासंध का संबंध। कहता तक्षशिला किस राज्य में स्थित था। तो तक्षशिला किस राज्य में था, तो गंधार राज्य में। किस राज्य में था, पाकिस्तान के गंधार राज्य में स्थित था। धर्म विजय का उल्लेख अशोक के किस शिलालेख में, धर्म के विजय का उल्लेख 14 शिलालेख में किसमा में लिखे बताया गया है। तो याद रखेगा नु, धर्म विजय का उल्लेख सम्राट अशोक के किस में है, 13वें में है, ठीक ना, 13वें में धर्म विजय। कालिदास किसके समकालीन थे। कालिदास अकबर के समकालीन थे कि दिया है अशोक, कालिदास की बात तो कर रहा है नु, तो क्या हो जाएगा नु, तो सॉरी, तो इसमें दिया गया नु कालिदास ना है, सॉरी, तो क्या होगा, तुलसीदास ने कालिदास है। तुलसीदास होता तब अकबर के समकालीन, कालिदास है चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन थे। इसी के समय एक महान कवि हुए कालिदास। आइए, भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है, कितना बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। अगला, मगध का प्राचीनतम राजवंश कौन था। तो मगध का सबसे पुराना राजवंश का नाम क्या है, जो ऑफिशियली पता चला नो, तो वह कौन था नो, हर्यक वंश। कौन था मगध का सबसे पुराना राजवंश, हर्यक वंश। पाटलिपुत्र को किस राजा ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई। सबसे पहली बार पाटलिपुत्र को किस राजा ने अपनी राजधानी बनाया था, तो राजा उदयन ने। राजा उदयन ने अजातशत्रु का बेटा था हर्यक वंश में, ठीक ना, उन्होंने ही बनाया था। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने किस नदी के संगम पर की थी। तो याद रखना सोन, गंगा और पुनपुन, ये तीनों नदी के संगम पर, सोन नदी और पुनपुन पर, सोन नदी और पुनपुन पर इन्होंने क्या किया था, इस तरह का स्थापना किया था। आइए, रथ मूसल नामक आक्रामक यंत्र का प्रयोग किस जनपद में सबसे पहले किया गया था। तो यह क्या किया था, किसने नो, यह क्या था, अजातशत्रु ने। यह रथ मूसल का प्रयोग किसने किया था नो, अजातशत्रु ने।
तो इसलिए अजातशत्रु उस समय कहाँ के थे ननु शासक, तो मगध के कहाँ बगल में कर बनाया था अपना राजधानी। तो याद रखना यह था कौन, तो ये हो गया ननु मगध में, ठीक ना, मगध में। ताम्रलिपि बंदरगाह अवस्थित था। तो ताम्रलिपि बंदरगाह कहाँ अवस्थित था, तो याद रखेगा मेरे प्यारे भाई बहन, ये बंगाल में था। ताम्रलिपि कहाँ था नु, बंगाल में। इलाहाबाद प्रशस्ति का लेख कौन है, इलाहाबाद प्रशस्ति के लेखक का नाम कौन है, तो याद रखना प्रयाग प्रशस्ति, अभी वर्तमान में इसका नाम है प्रयाग प्रशस्ति। तो इलाहाबाद प्रशस्ति का लेखक या प्रयाग प्रशस्ति का लेखक कौन है, तो वह हरिसेन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ननु, ये प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखा था, हरिसेन ने। आओ कथा, चाणक्य भारत के किस शिक्षण संस्थान में अध्ययन किया था। तो चाणक्य जो है, जो कौटिल्य या विष्णुगुप्त किस शिक्षण संस्थान में अध्ययन किया था, तो याद रखना नु, ये था नु तक्षशिला विश्वविद्यालय। कहाँ नु, तक्षशिला विश्वविद्यालय। अगला कहता, प्राचीन भारत में ओदंतपुरी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है नु, ओदंतपुरी। तो ओदंतपुरी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था, तो याद रखना नु मगध में। कहाँ नु, मगध में ओदंतपुरी विश्वविद्यालय कहाँ था, मगधपुरी में। कहता, शक संवत की शुरुआत कब से मानी जाती है। शक संवत की शुरुआत कब मानी जाती है, 78 ईस्वी में। शक संवत की शुरुआत कब मानी जाती है, 78 ईस्वी में। विश्व में पाई जाने वाली पहली धातु कौन थी, तो विश्व में पाई जाने वाली सबसे पहले धातु का नाम क्या था, तो याद रखेगा नु, सबसे पहला धातु तांबा पाया गया था, ठीक ना, तांबा 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 तांबा, ठीक ना, विश्व में। भारत का सबसे प्राचीनतम लिपि कौन थी, तो भारत में सबसे पुराना लिपि कौन सा है, ब्राह्मी लिपि। कौन सा नु, ब्राह्मी लिपि था भारत की सबसे पुरानी लिपि का नाम। प्रयाग प्रशस्ति का संबंध किस गुप्त शासक से है, तो प्रयाग प्रशस्ति का संबंध किस गुप्त शासक से है, तो वह समुद्रगुप्त से। किससे नु, तो समुद्रगुप्त से है, समुद्रगुप्त से प्रयाग प्रशस्ति। आइए कहता, अशोक किस वंश का शासक था, तो सम्राट अशोक मौर्य वंश के शासक थे, अशोक मौर्य वंश के शासक। अगला कहता, अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे, तो हम आपको बताए थे अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य या विष्णुगुप्त थे। कहता, कलिंग की लड़ाई कब लड़ी गई थी, तो हम बताए थे 261 ईस्वी में पूर्व। कलिंग की लड़ाई 261 ईस्वी पूर्व में। मुद्रा राक्षस किसकी रचना है, तो याद रखेगा मुद्रा राक्षस विशाख दत्त की रचना, मुद्रा राक्षस विशाख दत्त की रचना है। अगला, वेदों की संख्या कितना है, वेदों की संख्या 4 है, ठीक ना। वेदों की संख्या कितने नु, तो वेदों की संख्या 4 है, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद। कनिष्क का राज्यारोहण कब हुआ था, राजा कनिष्क का राज्यारोहण कब हुआ था, कुषाण वंश के शासक जो थे, इसका राज्यारोहण कब हुआ था, 78 ईस्वी में। कई अन्नु 78 ईस्वी में इसका हुआ था। मालविकाग्नि मित्रम किसकी रचना है, तो यह कालिदास की है। मालविकाग्नि मित्रम किसकी रचना है, कालिदास की रचना है। आइए नो अगला कहता है, प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ अभिलेख किस लिपि में है, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख किस लिपि में है, तो याद रखेगा मेरे प्यारे भाई बहन, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख ब्राह्मी लिपि में। किस लिपि में है, ब्राह्मी लिपि में है। धम्म महामात्राओं की किसने नियुक्त किया था, धम्म महामात्राओं को नियुक्त करने वाला सम्राट अशोक थे। धम्म महामात्राओं की नियुक्ति करने वाला, हर एक धर्मों को यानी कि जो स्कॉलर थे उसका नियुक्ति करने वाला। कहता, जीवक वैद्य किस वंश के काल में था, जीवक वैद्य किस वंश के काल में था, तो हर्यक वंश के काल में था, ठीक ना। इस प्रकार से हमने 75 प्लस ऑब्जेक्टिव जो VVI मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव था, हम लोगों ने इनको बताया। आप लोगों को कैसा लगा वीडियो, ये जरूर आप लोग कमेंट में लिखिएगा। मिलते हैं अगले यूनिट में सामाजिक इतिहास और महाभारत के विशेष संदर्भ में, ठीक ना। तो इस तरह से कल बौद्ध धर्म और जैन धर्म को भी घिस देंगे साथ में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और कैसा लगा जरूर कमेंट में लिखेगा, और बढ़िया से इसको देखिएगा 2 बार 3 बार, ताकि आपको ये एक भी क्वेश्चन इससे छूटे ना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।